So, hello people, this is your channel CATV. Welcome to the next series of Director and इस वीडियो में हम रिवाइज करने वाले हैं सेक्शन 164 क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर एंड सेक्शन 167 पैरेलली। एंड इसके साथ हम ये प्रोविज़न पढ़ने के बाद इसके क्वेश्चंस को गो थ्रू करेंगे और इस तरीके से ये वीडियो का एंड होगा। तो देखा जाए तो मैं सिनॉप्सिस बता दूँ तो सेक्शन 164 में सेक्शन 164(1) है एंड देन फिर आता है सेक्शन 164(2). तो ये सेक्शन 164(2) है एंड देन 164(3). तो 3 सब सेक्शन है इस पर्टिकुलर सेक्शन में। देन फिर बात आती है वेकेशन ऑफ ऑफिस जो है 167 एंड देन इसके बाद आते हैं एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस जो अब तक पूछे गए हैं। हर एक क्वेश्चन को पढ़ा जाएगा और इसका अगर हमें सॉल्यूशन एट द एंड एट अ पॉइंट हमको अगर क्वेश्चन पढ़ते से ही अगर समझ में आ जाएगा तो हम इसके सॉल्यूशंस को नहीं पढ़ेंगे, बट अगर कुछ क्वेश्चंस अच्छे हैं तो उसके सॉल्यूशन से गो थ्रू किया जाएगा, राइट। सो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 164 एंड सेक्शन 167। ओके, सो सेक्शन 164 रीड विद रूल 14 नेगेटिवली स्टिपुलेट द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर बिकमिंग अ डायरेक्टर फॉर प्रोवाइडिंग सर्टेन डिस्क्वालिफिकेशन। जो डिस्क्वालिफिकेशन की बात करके रखी है। अब ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है 164(1), तो द फॉलोइंग पर्सन आर डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर। तो ये जो है ये सारी कंपनी पे एप्लीकेबल होता है और सारे डायरेक्टर पे एप्लीकेबल होता है डिस्क्वालिफिकेशन टू बिकम अ डायरेक्टर कि किस किस सिचुएशन में आप डिस्क्वालिफाइड हो। तो फॉलोइंग पर्सन, अब ये जो पर्सन आएंगे ये सब डिस्क्वालिफाइड, ये डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे। मतलब ये तो पर्सन्स की बात कर रहा है, ये पर्सन तो नहीं बनेंगे। अगर अनसाउंड माइंड हो पर्सन, और डिक्लेयर किसने करके रखा है अनसाउंड माइंड, डिक्लेयर टू बी अनसाउंड माइंड बाय अ कोर्ट। कोर्ट ने डिक्लेयर करके रखा है, ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया तो अनसाउंड माइंड हो गए भैया, कोर्ट ने डिक्लेयर करके रखा है अनसाउंड माइंड। फिर व्हेन अ पर्सन इज डिक्लेयर टू बी अनसाउंड माइंड बट आफ्टरवर्ड ही डिक्लेयर टू बी साउंड माइंड। अगर हो सकता है कि साउंड माइंड वापस डिक्लेयर हो गया हो तो उस केस में क्या करेंगे, डिस्क्वालिफिकेशन कम्स टू एन एंड। फिर आती है बात अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है तो भी ठीक है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है तो आप जो हो आप डिस्क्वालिफाइड हो। तो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है कि वो इंसॉल्वेंट है, एडजज एज इंसॉल्वेंट, मतलब वो डिक्लेयर्ड है टू बी इंसॉल्वेंट एंड हैज़ नॉट बीन डिस्चार्ज। तो दोनों वर्ड को डिफाइन करके रखा है कि वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर है और उसको डिस्चार्ज नहीं करा है। तो ये हो गया अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। फिर बात आती है पर्सन हु हैज़ अप्लाइड टू द एडजुडिकेशन अथॉरिटी एज एन इंसॉल्वेंट। तो अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, अगर उसने खुद ने ही अप्लाई करके रखा है कि मुझे इंसॉल्वेंट, तो उसने अगर उसने जैसे ही अप्लाई करा, एक तो होता है इंसॉल्वेंट का डिक्लेरेशन, पर इसने तो खुद ने ही आगे होकर अप्लाई कर दिया, उसकी भले ही एप्लीकेशन पेंडिंग हो, उस केस में भी जो है वो डिस्क्वालिफाइड है। A person who is convicted by a court for an offence involving moral turpitude और imprisonment 6 महीने से ज़्यादा है तो उस केस में जो है आप डिस्क्वालिफाइड हो। और डिस्क्वालिफाइड कब तक हो फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ सेंटेंस से 5 साल। आपको इम्प्रिजनमेंट हुआ, आप सेंटेंस्ड हुए इम्प्रिजनमेंट के लिए 6 महीने या मोर। आप इम्प्रिजनमेंट आपका ओवर हुआ एंड ओवर होने के बाद के 5 साल तक भी आप डिस्क्वालिफाइड हो। तो इधर बात कर रहे हैं इम्प्रिजनमेंट फॉर 6 मंथ और मोर, पर इन केस इम्प्रिजनमेंट जो है डायरेक्टर इम्प्रिजन जो है अगर 7 ईयर्स और मोर है, अगर इम्प्रिजनमेंट 7 ईयर्स और मोर है तो उस केस में है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द लाइफ टाइम। ठीक है, तो द डायरेक्टर शैल कंटिन्यू टू बी डिस्क्वालिफाइड इवन इफ अपील और पेटिशन इज फाइल्ड अगेंस्ट द ऑर्डर। अब हो सकता है ना कि आप सेंटेंस जो है इम्प्रिजनमेंट के लिए 6 महीने या उससे ज़्यादा और आपने अपील फाइल कर दी, अगर आपने अपील भी फाइल कर दी तो भी आप डिस्क्वालिफाइड हो, डिस्क्वालिफाइड इवन इफ एनी अपील और पिटीशन इज फाइल्ड। कोर्ट में तो इंडियन कोर्ट भी आती है और फॉरेन कोर्ट भी आती है। अब द एक्सप्रेशन और अदरवाइज मतलब कि मॉरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज, द एक्सप्रेशन और अदरवाइज मीन्स ऑफेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अ पर्सन हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट अंडर द कंपनीज एक्ट और अंडर कंपनीज एक्ट 1956। सिंपल सी बात है, ऑफेंस में इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड हो या कोई सा ऐसा ऑफेंस हो अंडर द कंपनीज एक्ट, तो सारे ऑफेंस कवर्ड है इधर। अब जनरली डिस्क्वालिफिकेशन तो
एंड हो जाएगा ना, डिस्क्वालिफिकेशन कम टू एन एंड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ सेंटेंस। बट अगर इम्प्रिजनमेंट 7 साल या उससे ज़्यादा हुआ है तो उस केस में क्या होगा, इस केस में डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ टाइम होगा। तो नॉट एलिजिबल टू अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन एनी कंपनी ड्यूरिंग हिज इंटायर लाइफ। फिर हमने क्या पढ़ा, अनसाउंड माइंड पढ़ा, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट पढ़ा। अगर मैंने खुद ने ही अप्लाई कर दिया इंसॉल्वेंट के लिए, अगर मैं कन्विक्टेड बाय कोर्ट हूँ 6 महीने या उससे ज़्यादा। फिर अ पर्सन अगेंस्ट whom an order disqualifying him for appointment as a director has been passed by a court। अगर कोर्ट ने ही ऑर्डर पास कर दिया, ऑर्डर डिस्क्वालीफाइंग हिम, कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया, भले ही इस पर आपने अगर अपील कर दी हो तो भी ठीक है। अ पर्सन हु हैज़ नॉट पेड एनी कॉल, आपने कॉल ही पे नहीं करे, एंड आपने कॉल पे नहीं करे प्लस 6 months हैव इलैप्स्ड, क्योंकि हो सकता है कि आपने ड्यू डेट पे कॉल नहीं पे करा हो और 1 महीने बाद आपने कॉल पे कर दिया हो तो आप डिस्क्वालीफाइड नहीं हो। बट सिचुएशन आ सकती है ना कि आपने कॉल पे नहीं करा और 6 months हैव इलैप्स्ड और आपने 6 महीने तक कॉल पे नहीं करा फ्रॉम द लास्ट डे पेमेंट की फिक्स करके रखी थी, आपको 6 महीने के अंदर पे कर लेने का था। आपने 6 महीने के अंदर ड्यू डेट में चलो आपने पे नहीं करा, 6 महीने में पे कर देते, डिस्क्वालीफाइड नहीं होते, पर आपने 6 महीने में भी पे नहीं करा तो आप डिस्क्वालीफाइड हो। द ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन शैल अप्लाई इवन वेयर द शेयर आर हेल्ड बाय पर्सन जॉइंटली विथ एनी अदर पर्सन। तो डिस्क्वालिफिकेशन तब भी अराइज होती है जब शेयर आपने जॉइंटली हेल्ड करके रखे हो। अ पर्सन हु हैज़ बीन convicted of an offense, a person who has been convicted of an offense dealing with related party transaction। अगर आप convicted हो for an offense, ऊपर भी बात आ रही थी convicted by court, इधर भी बात आ रही है convicted of an offense। इधर offense था whether involving moral turpitude or otherwise, और offense है इधर dealing with related party। तो अगर आपने convicted of an offense dealing with the related party transaction under section 188 at any time during the preceding 5 years, अगर प्रीसीडिंग 5 years में जो है अगर आपने किसी भी बार कन्विक्ट हुए हो फॉर एन ऑफेंस डीलिंग विद रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, तो आप जो हो आप डिस्क्वालीफाइड हो। तो ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 years मैटर करता है, एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 5 years। फिर बात आती है डिस्क्वालिफिकेशन की। इस पर भी भले ही आपने अपील और पिटीशन फाइल करे हो, सिंपल सी बात है, कोर्ट ने ऑर्डर देके रखा है, आप डिस्क्वालीफाइड हो, भले ही आपने अपील और पिटीशन फाइल करके रखी हो। अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लाइड विद सेक्शन 152(3), मतलब कि अगर आपको दिन अलॉट नहीं हुआ है तो डिस्क्वालीफाइड हो। और अगर आपने कंप्लाई नहीं करा है प्रोविजंस का जो 165 में देखे हैं, 165 जो प्रोविज़न है वो बोलता है कि होल्ड ऑफिस एज डायरेक्टर इंक्लूडिंग अल्टरनेट डायरेक्टरशिप इन मोर देन 20 कंपनी whether public or private, or he hold office as director including alternate directorship in more than 10 public company including private company which is either holding or subsidiary of public company। मतलब कि आप 20 से ज़्यादा कंपनी में डायरेक्टरशिप नहीं होल्ड कर सकते, और डायरेक्टरशिप में अल्टरनेट डायरेक्टरशिप भी आती है, और 10 पब्लिक कंपनी से ज़्यादा, उस 20 में ही एक और लिमिट है कि 10 पब्लिक कंपनी में आप 10 से ज़्यादा पब्लिक कंपनी में आप डायरेक्टरशिप होल्ड नहीं कर सकते। और पब्लिक कंपनी इंक्लूड डीम्ड पब्लिक कंपनी, और डायरेक्टर इंक्लूड अल्टरनेट डायरेक्टरशिप, अगर आपने इसका भी कंप्लायंस नहीं करा तो आप डिस्क्वालीफाइड हो। तो ये सब अपने पॉइंट पढ़े जिस सिचुएशन में आप डिस्क्वालीफाइड होते हो। अब ये जो 164(2) के डिस्क्वालिफिकेशन है, डिस्क्वालिफिकेशन बाय रिजल्ट ऑफ डिफॉल्ट मेड बाय कंपनी। डिफॉल्ट किसने करा है? कंपनी ने करा है, और डिस्क्वालीफाइड आप हो गए हो। इसके पहले तो आपकी गलती थी, आप डिस्क्वालीफाइड हो। इधर कंपनी ने डिफॉल्ट करा है और आप डिस्क्वालीफाइड हो। सिचुएशन क्या है? अ पर्सन हु इज और हैज़ बीन डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम बीइंग रीअपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी। डिस्क्वालीफाइड कैसे हो? टू रीअपॉइंट, डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम बीइंग रीअपॉइंट। आप उस कंपनी में रीअपॉइंट नहीं हो सकते, क्योंकि दैट कंपनी में आप रीअपॉइंट नहीं हो सकते, और अदर कंपनी में आप अपॉइंट नहीं हो सकते। तो डैट कंपनी में आप रीअपॉइंट नहीं हो सकते और अदर कंपनी में आप अपॉइंट नहीं हो सकते। तो क्या बोला है कि उस पर्टिकुलर कंपनी में हम रीअपॉइंट नहीं हो सकते, मतलब आप उस कंपनी में डायरेक्टर हो तो डायरेक्टर उसको वो पोजीशन एग्जिस्ट रहेगी, पर हाँ आप वापस रीअपॉइंट नहीं हो पाओगे। और दूसरी कंपनीज में आप अपॉइंट ही नहीं हो पाओगे, मतलब आपको वो पोजीशंस तो उधर वैकेंट ही करनी पड़ेगी, उधर तो आप डायरेक्टली डिस्क्वालीफाइड हो।
तो उधर तो आपको इमीडिएटली पोजीशन अपनी वेकेट करनी पड़ जाएगी फॉर द पीरियड ऑफ 5 years. तो डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द पीरियड ऑफ 5 years इफ़ द कंपनी ऑफ विच ही इज और हैज़ बीन अ डायरेक्टर, जिस कंपनी में वो डायरेक्टर है, तो डिफॉल्ट किया है। तो सिंपल सी बात है, हमने क्या पढ़ा है, कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया है तो डायरेक्टर इज डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। कंपनी ने जो है अगर डिफ़ॉल्ट किया है तो डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम बीइंग रीअपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर इन दैट कंपनी एंड अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर इन अनदर कंपनी, और 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। अब तो इधर हमने क्या पढ़ा, हमने 2 कंडीशन पढ़ी है कि डिफ़ॉल्ट होना जरूरी है, कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है, जो अभी हम पढ़ेंगे डिफ़ॉल्ट क्या है, और प्लस कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है और डायरेक्टर का उस समय होना जरूरी है, क्योंकि अगर डायरेक्टर होगा तभी तो डिस्क्वालिफिकेशन होगा, फिर तभी तो डायरेक्टर को भगाएंगे। अगर डायरेक्टर पहले ही अगर नहीं है तो फिर तो डिस्क्वालिफिकेशन की बात ही नहीं आती है। तो अब हम पढ़ रहे हैं डिफ़ॉल्ट क्या है। डिफ़ॉल्ट ये है कि अगर कंपनी ने फाइल नहीं करे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न फॉर द कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर, आपने 3 फाइनेंशियल ईयर से कंटिन्यूसली या तो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं करे या तो आपने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करा, तो कंटिन्यूस पीरियड से आपने फाइल नहीं करा। मतलब हो सकता है कि अगर आपने पिछले 2 साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करे हो और तीसरे साल भी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करे हो, तो आपने 3 साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करा पर आपने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करा, तो आप डिस्क्वालीफाइड हो। या हो सकता है कि पिछले 3 साल में से सिर्फ आपने तीसरे साल जो है आपने सिर्फ एनुअल रिटर्न फाइल किया, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि चलो पिछले 3 साल में एक बार तो एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया, तो ऐसा तो बोल नहीं सकते कि नॉट फाइल ड्यूरिंग द कंटिन्यूस पीरियड की बात करें, पिछले 3 साल कंटिन्यूस देखे जाते हैं। पर अगर देखा जाए तो एक बार तो चलो एनुअल रिटर्न तो फाइल कर दिया 1 साल का, पर इन्होंने पिछले 3 साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो फाइल नहीं करा। तो हमें ये दोनों चीज़ें देखनी पड़ती है। ये दोनों चीज़ में अगर एक का भी नॉन कंप्लायंस हुआ, कंटिन्यूस पीरियड से आपने फाइल ही नहीं करा, 3 कंटिन्यूस पीरियड हो गए और आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न फाइल ही नहीं करा, तो उस केस में आप डिस्क्वालीफाइड हो। या तो दूसरी सिचुएशन ये है कि रीपे टू पे डिपॉजिट, अगर आपने डिपॉजिट पे नहीं करा विथ इंटरेस्ट, या डिबेंचर रिडीम नहीं करा, या डिविडेंड पे नहीं किया, तो क्या बोला गया है, 3 Ds के बारे में बात करिए। क्या बात करी है, 3 Ds। 3 Ds क्या है, ठीक है, तो 3 Ds क्या है, आपने डिपॉजिट है, आपने उसको रीपे नहीं किया विथ इंटरेस्ट, डिवेंचर को आपने ऑन ड्यू डेट पे नहीं करा विथ इंटरेस्ट, तो आपने ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं करा, या डिक्लेयर डिविडेंड आपने पे नहीं किया, एंड सच फेलियर आपने पे नहीं करा, एंड सच फेलियर कंटिन्यू फॉर 1 year एंड मोर। 2 कंडीशन ये है कि आपने ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं करा और जो फेलियर है वो कंटिन्यू फॉर 1 year और मोर है। तो क्या 3 D की बात करें कि डिपॉजिट आपने पे नहीं करे विथ इंटरेस्ट, रीपे नहीं करा, डिपॉजिट में बोल रहे हैं रीपे नहीं करा, डिपॉजिट में बोला है रीपे नहीं करा, डिबेंचर में बोला है कि रिडीम नहीं करा डिबेंचर विथ इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट, और डिपॉजिट आपने रीपे नहीं करा विथ इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट, डिबेंचर आपने रीपे नहीं करा विथ इंटरेस्ट, रिडीम नहीं करा विथ इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट, और डिविडेंड डिक्लेयर्ड डिविडेंड आपने पे नहीं करा, इन सच फेलियर कंटिन्यूस फॉर 1 year और मोर। तो हमने क्या पढ़ा कि भैया अगर कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करे, या 3 Ds में से उसने अगर गड़बड़ करी है और वो जो फेलियर है वो कंटिन्यूस टू 1 year और मोर है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में भैया डिस्क्वालिफिकेशन आता है। इफ आफ्टर द डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 164 टू अट्रैक्टेड डिफॉल्ट इज मेड गुड बाय द कंपनी। अब भले ही बाद में डिफॉल्ट गुड कर दिया कंपनी ने, डायरेक्ट फिर भी डिस्क्वालिफाइड है। व्हेन अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी विच हैज़ कमिटेड एनी डिफॉल्ट स्पेसिफाइड, अगर पर्सन अपॉइंट हुआ है एज अ डायरेक्टर और उसने कोई सा डिफॉल्ट करा है 164(2) में, ही शैल नॉट इंकर द डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। तो अगर पर्सन जस्ट अपॉइंट हुआ, इंपॉर्टेंट ये है कि पर्सन जस्ट अपॉइंट हुआ है एज अ डायरेक्टर और कंपनी ने डिफॉल्ट करा है, तो उसको डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट नहीं होगा। कब नहीं होगा, फॉर अ 6 month फ्रॉम अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के 6 महीने तक तो 164(2) एप्लीकेबल ही नहीं होगा, ठीक है। 3 years हमें कंटिन्यूस देखने पड़ते हैं। प्रोविजंस रिलेटिंग टू रूल 14 जो एक एज फॉलोस है कि एवरी पर्सन हैज़ टू फॉलो हु हैज़ प्रपोज, एवरी पर्सन हु इज़ प्रपोज टू बी अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर
तो पर्सन जो है वो अगर अपॉइंट हुआ है और रीअपॉइंट हुआ है एज अ डायरेक्टर, इन्फॉर्म करता है कंपनी को डिस्क्वालिफिकेशन इन्फॉर्म करता है DIR 8 में। तो DIR 8 क्या बात करता है? डिस्क्वालिफिकेशन इन्फॉर्म करने की। अब वेन एवर अ कंपनी मेक्स एनी ऑफ द डिफॉल्ट स्पेसिफाइड इन 164(2), कंपनी जो है रजिस्ट्रार को 30 दिन में बताती है DIR 9 में। तो अगर डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड हो गया है ये 164(2) के कारण, तो वो बताएगा, ठीक है, वो कंपनी को बताएगा DIR 8 में। ठीक है, तो वेयर कंपनी मेक एनी डिफॉल्ट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 164(2), कंपनी जो है, कंपनी ने डिफॉल्ट करा है वो कंपनी DIR 9 के थ्रू बताएगी। अपॉन रिसिप्ट ऑफ DIR 9, रजिस्ट्रार जो है इमीडिएटली रजिस्टर सच फॉर्म फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन। एन एप्लीकेशन फॉर रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर शैल बी मेड इन फॉर्म DIR 10। अब जब डिस्क्वालिफिकेशन रिमूव हो जाती है, क्योंकि हमने डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ा है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, इंपॉर्टेंट क्या है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। अब ये जो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है रिमूव, तो उसके लिए DIR 10 में जाना पड़ता है। तो डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, एंड ये जब ये डिस्क्वालिफिकेशन रिमूव होती है तब, हाँ, तो क्या बोला गया है कि एन एप्लीकेशन फॉर रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर शैल बी मेड इन फॉर्म DIR 10। अब रिपोर्ट ऑफ द ऑडिटर शैल स्टेट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिपोर्ट ऑफ ऑडिटर की रिपोर्ट में भी स्टेट होता है। क्या स्टेट होता है? ऑडिटर की रिपोर्ट में स्टेट होता है वेदर एनी डायरेक्टर इज डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज डायरेक्टर अंडर सबसेक्शन 2, तो ऑडिटर की रिपोर्ट में भी ये जाता है। और प्रोविजंस ऑफ 164(2) शैल नॉट अप्लाई टू गवर्नमेंट कंपनी, और ये 164(2) है, ये गवर्नमेंट कंपनी को अप्लाई नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट कंपनी डिफॉल्ट करे चलेगा। गवर्नमेंट कंपनी ने पिछले 3 साल कंटिन्यूस 3 साल में अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करे हैं चलेगा। गवर्नमेंट कंपनी ने अगर डिपॉजिट को रिपे नहीं करा विथ इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट, डिबेंचर को रिडीम नहीं करा विथ इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट, डिक्लेयर डिविडेंड को रीपे नहीं करा, डिक्लेयर डिविडेंड को पे नहीं करा ऑन ड्यू डेट एंड फेलियर कंटिन्यूज टू 1 ईयर और मोर, तो उस केस में गवर्नमेंट कंपनी को कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टर फिर भी कंटिन्यू रहेंगे। ये गवर्नमेंट कंपनी का केस है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आ जाता है कि गवर्नमेंट कंपनी पे तो ये सीनी एप्लीकेबल नहीं है, 164(2) नॉट अप्लाई टू गवर्नमेंट कंपनी। चलो, अब फ्रीडम फ्रॉम प्रिस्क्राइब एडिशनल ग्राउंड बोल रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी जो है वो एडिशनल ग्राउंड डाल सकती है। एडिशनल ग्राउंड हो सकता है कि जैसे क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर्स, बोल सकते हैं कि अगर CA ने, अगर हमारे डायरेक्टर ने डिग्री नहीं ली है CA की, तो वो डिस्क्वालीफाइड है फ्रॉम बीइंग अ डायरेक्टर, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी ऐसे एडिशनल जो है ग्राउंड डाल सकता है कि डायरेक्टर अनलेस ही इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट अ पब्लिक कंपनी इज़ प्रोहिबिटेड। पब्लिक कंपनी से एडिशनल ग्राउंड नहीं डाल सकती फ्रॉम प्रोवाइडिंग एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन, वो नहीं डाल सकती, ठीक है। तो ये सब नहीं डाला जाता है। तो ये पहले था पर अब नहीं है। क्वालिफिकेशन शेयर्स की जैसे बात हो रही है, अगर प्राइवेट कंपनी में ऐसा बोल के रखा हो कि भैया हमारी कंपनी में वही डायरेक्टर अपॉइंट होंगे जिसके पास 1000 शेयर्स हो, तो ठीक है, प्राइवेट कंपनी ऐसे एडिशनल ग्राउंड डाल सकती है। तो ये अच्छा है पॉइंट ये भी, ठीक है, कि प्राइवेट कंपनी में प्रोवाइड एडिशनल ग्राउंड, ठीक है, पर पब्लिक कंपनी नहीं कर सकती, पब्लिक कंपनी इज़ प्रोहिबिटेड, ठीक है। चलो, अब वेकेशन ऑफ ऑफिस बाय डायरेक्टर। अब ये तो हमने बात करी डिस्क्वालिफिकेशन की। अब डिस्क्वालिफिकेशन में भैया अब हम बात करें वेकेशन की। डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, अब क्या करेंगे? डिस्क्वालिफिकेशन हुआ तो अब होगा वेकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन हुआ मतलब वेकेशन हो गया ना। अब वेकेशन के लिए 167 लग जाएगा, मतलब 164 को 167 के साथ पढ़ा जाता है। तो प्रोविजन रिलेटेड टू वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ अ डायरेक्टर आर कंटेंट इन 167। डिस्क्वालीफाइड होगा आपको वेकेट करना पड़ेगा, और ग्राउंड ऑफ वेकेशन क्या है? तो फॉलोइंग केसेस में आपको वेकेंट करना पड़ेगा। कब वेकेट करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, अगर आपको डिस्क्वालिफिकेशन ऑकर कर दी हो तो। अगर कंपनी ने डिफॉल्ट करा है जो स्पेसिफाइड है 164(2) में, तो एज पर 167
इफ अ डायरेक्टर हु बिकम डिस्क्वालिफाइड, डायरेक्टर जो है डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 164(2) इज ऑल्सो डायरेक्टर इन अदर कंपनी, अब वो अदर कंपनी में भी डायरेक्टर है, तो क्या अपने पढ़ा था, डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर, डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर, डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग रीअपॉइंट एज अ डायरेक्टर इन दैट कंपनी और अपॉइंट एज अ डायरेक्टर इन अदर कंपनी। तो यही बोला गया है कि दूसरी कंपनी में तो आप अपॉइंट भी नहीं हो सकते, तो उस केस में डायरेक्टर जो है अगर अदर कंपनी में है, डायरेक्टर जो है इज इन अदर कंपनी, तो उस केस में देन हिज ऑफिस ऑफ डायरेक्टर इन ऑल सच अदर कंपनी शैल बिकम वेकेट, तो उसका ऑफिस वेकेट हो जाएगा, सारी कंपनी में सारी अदर कंपनी से वेकेट होगा, पर उस कंपनी में वेकेट नहीं होगा, बट इस ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर इन द डिफॉल्टिंग कंपनी शैल नॉट बिकम वेकेंट, डिफॉल्टिंग कंपनी में उसकी प्लेस को वेकेट नहीं करा जाएगा। फिर ये सिचुएशन अपन ने पढ़ी कि जब डिस्क्वालिफिकेशन 164(2) का अट्रैक्ट होता है, जब डिस्क्वालिफिकेशन 164(2) का अट्रैक्ट होता है तो उस केस में जो है 164(2) का जब डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट होता है, वन 164(1) है वो बात करता है वैकेंसी इन ऑल कंपनी, पर जो 164(2) है वो बात करता है वैकेंसी इन अदर कंपनी, पर वो डिस्क्वालीफाइड डिफॉल्टिंग कंपनी में वैकेंसी नहीं करता, खत्म। अब वेयर ही एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल बोर्ड मीटिंग, अगर फिर दूसरा पॉइंट क्या है, जब वैकेंसी होती है, ठीक है, तो वेयर ही एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल द बोर्ड मीटिंग, अगर वो बोर्ड मीटिंग में ही नहीं आ रहा है, हेल्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, 12 महीने से बोर्ड मीटिंग में ही नहीं आ रहा है, तो वेयर अ डायरेक्टर पार्टिसिपेट इन बोर्ड मीटिंग बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स, इसका मतलब मान लिया जाता है कि वो अटेंड करा उसने बोर्ड मीटिंग, बट वो अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी नहीं आया है, वो प्रीसीडिंग 12 मंथ से वो आ ही नहीं रहा है, और सारी बोर्ड मीटिंग जो 12 महीने में हुई थी सारी बोर्ड मीटिंग में नहीं आया है, तो उस केस में भले ही उसने छुट्टी मांगी थी, भले ही उसने लीव ली थी, कि अगर उसने भले ही लीव ली हो कि मैं अगले 12 महीने जो है 12 महीने में जितनी बोर्ड मीटिंग है मैं नहीं आ पाऊंगा, तो इफ़ लीव ऑफ एब्सेंस इज ग्रांटेड, भले ही उस लीव ऑफ एब्सेंस को ग्रांट आ गया हो तब भी वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, डिस्क्वालीफाइड नहीं, उसको वेकेट करनी पड़ जाएगी अपनी पोजीशन। उधर डिस्क्वालिफिकेशन की बात नहीं कर रहे कि आप पे कोई आरोप नहीं है, पर आपको वेकेट करना पड़ेगा। वेयर ही एक्ट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ 184, अगर आपने 184 के प्रोविजंस को कॉन्ट्रावेंट करा है, इफ़ ही फेल टू 184 के प्रोविजन को कॉन्ट्रावेंट करा है रिलेटिंग टू एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट इन विच ही इज़ डायरेक्टर और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड, अगर आपने कॉन्ट्रावेंट करा है 184 का, तो वेयर ही एक्ट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ 184 रिलेटिंग टू एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट इन विच ही इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड, तो आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड हो, तो आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप इंटरेस्टेड थे और आपने कॉन्ट्रावेंशन करा। वेयर ही फेल्स टू डिस्क्लोज इज इंटरेस्ट, अगर उसने अपना इंटरेस्ट जो है डिस्क्लोज नहीं करा, तो क्या बोला गया है अगला पॉइंट, इफ़ ही फेल्स टू डिस्क्लोज इज इंटरेस्ट, उसने अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं करा इन एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट इन विच ही इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड। सबसे पहले तो आपने 184 का कॉन्ट्रावेंशन करा, या तो अपने कॉन्ट्रैक्ट जो आपने है इंटरेस्ट को डिस्क्लोज ही नहीं करा, तो सिंपल सी बात है कॉन्ट्रावेंशन हो गया 184 का। डिस्क्वालीफाइड है बाय द कोर्ट के ऑर्डर से, कन्विक्टेड बाय कोर्ट है, ये सब रिपीटेड है, नॉट लेस देन 6 मंथ मतलब वही 6 मंथ मोर, कन्विक्टेड है, और वेयर इज रिमूव्ड इन परसुएंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, अगर को रिमूव कर दिया गया है इन परसुएंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, तब डायरेक्टर जनरली रिमूव होता है तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन लगता है, स्पेशल रिजोल्यूशन की बात नहीं करते। स्पेशल रिजोल्यूशन तब होता है जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सेकंड टर्म के लिए हम रिमूव कर रहे हैं, तब आती है बात की स्पेशल रिजोल्यूशन की, पर डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट और जो रिमूवल है वो तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से ही होता है, उसको अगर रिमूव कर दिया तो आपको उसको वेकेट करना पड़ जाएगा।
एंड वेयर ही हैव बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर बाय वर्च्यू ऑफ होल्डिंग ऑफिस, वो अपॉइंट हुआ था डायरेक्टर बाय वर्च्यू ऑफ हिज होल्डिंग एनी ऑफिस, कोई सा ऑफिस उसने होल्ड करके रखा हुआ था या कोई से अदर एम्प्लॉयमेंट में था, किधर, किसी होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी या एसोसिएट कंपनी में वो ऑफिस में था। तो होल्डिंग, सब्सिडियरी और अदर कंपनी में वो है ऑफिस होल्ड करता था और वो सीज टू होल्ड ऑफिस हो गया। अब वो उधर ऑफिस होल्ड करता था पर वो सीज टू होल्ड ऑफिस हो गया। अब सिंस उधर वो सीज टू होल्ड ऑफिस हो गया है तो इधर उसको उसकी पोजीशन वेकेट करनी पड़ेगी, क्योंकि इधर वो डायरेक्टर जो अपॉइंट हुआ था बाय वर्च्यू ऑफ, इंपॉर्टेंट क्या है, बाय वर्च्यू ऑफ, उधर उसने पोजीशन हेल्ड करके रखी है, इस कारण से इधर डायरेक्टर है। अगर उधर उसने पोजीशन हेल्ड करके नहीं रखी है तो यहाँ पे वो डायरेक्टर नहीं माना जाएगा। अब वेकेशन ऑफ ऑफिस इज ऑटोमेटिक, तो वेकेशन जो है वो ऑटोमेटिक होता है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है। तो वेकेशन जो है, वेकेशन ऑफ डायरेक्टर, उसको ऑटोमेटिक कर देता है। डायरेक्टर इप्सा फैक्टर सीज टू बी ए डायरेक्टर। नो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट, क्योंकि ऑटोमेटिक है तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट तो दी ही नहीं जाएगी। द बोर्ड हैज़ नॉट पावर टू पास द रिजोल्यूशन, ना रिजोल्यूशन पास होगा क्योंकि द वेकेशन ऑटोमेटिक है। अब बोर्ड हैज़ नो पावर टू वेव एनी ग्राउंड, वो कोई से ग्राउंड को भी जो है बोर्ड पर्टिकुलर वेव नहीं कर सकती। अब इंपॉर्टेंट ये है कि वेव तो नहीं कर सकती, नो पावर टू वेव, क्या बोल के रखा है, नो पावर टू वेव, पर पोस्टपोन कर सकती है सर्टन ग्राउंड को। कोई से ग्राउंड को मना नहीं कर सकती पर उस ग्राउंड को पोस्टपोन कर सकती है। कौन से ग्राउंड को पोस्टपोन कर सकती है, अभी इसके पहले जब हमने डिस्क्वालिफिकेशन में पढ़ा था, इसके पहले हमने पढ़ा था डिस्क्वालिफिकेशन में कि अगर आपको कोर्ट ने एडजस्ट कर दिया हो तो आप इमीडिएटली डिस्क्वालीफाइड हो जाते हो, ठीक है, इमीडिएटली डिस्क्वालीफाइड हो जाते हो। पर इस केस में क्या बोल रहे हैं, इस केस में बोल रहे हैं कि अगर वेकेशन ऑफ ऑफिस ई और एफ के तहत होता है, और ई और एफ क्या बोलता है कि कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर एन ऑफेंस, ठीक है, फॉर मोर देन 6 मंथ कन्विक्टेड हो, या कोर्ट ने कोई सा ऑर्डर पास करके रखा हो ई और एफ में, कन्विक्टेड बाय कोर्ट या डिस्क्वालीफाइड बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, तो क्या बोल रही हैं कि अगर आप कन्विक्टेड बाय कोर्ट हो या डिस्क्वालीफाइड हो बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, तो उस केस में क्या करेंगे, आपको ग्राउंड ऑफ एकदम से वेकेशन नहीं होगा, आपको पहले 30 दिन दिए जाएंगे, क्योंकि पोस्टपोनमेंट है, इधर पोस्टपोनमेंट है, आपको पहले 30 दिन दिए जाएंगे। और अगर आपने 30 दिन में अपील करी है, अगर आपने 30 दिन में अपील करी है तो अपील डिस्पोज के 7 दिन तक, अगर आपने अपील कर दी 30 दिन में तो अपील डिस्पोज होने के 7 दिन तक वो जो है वो इफेक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पहले 30 दिन दिए जाते हैं अपील के लिए। अपील अगर आपने 30 दिन में कर दी तो अपील डिस्पोज हो गई, अपील डिस्पोज हो गई, वापस आपको 7 दिन दिए जा रहे हैं, आप 7 दिन में अपील कर दो। और फर्दर अगर आपने अपील करी है इस प्रेफर्ड विद इन द 7 डेज, और जब तक वो फर्दर अपील डिस्पोज नहीं होती तब तक जो है ये ग्राउंड इफेक्ट में नहीं आएगा, मतलब आपको वैकेंसी तब नहीं करनी है। अगर आपने अपने अपील कर दी है तो आप वेकेट नहीं करोगे, ठीक है। अब पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन, अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन करा है तो इम्प्रिजनमेंट तो है ही, कॉन्ट्रावेंशन करा है तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर, और जो है पेनल्टी है वो 1 लाख से 5 लाख तक की है। कंसिक्वेंस ऑफ वेकेशन, तो वेकेशन ऑफ ऑफिस का कंसिक्वेंस क्या है, सारे डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, अगर सारे डायरेक्टर ही वेकेट हो जाते हैं, क्योंकि देखो वेकेशन है ना, तो अगर सारे डायरेक्टर ही डिस्क्वालीफाइड है और सारे डायरेक्टर ही अगर वेकेट कर रहे हैं तो उस केस में अपॉइंट कौन करेगा, डायरेक्टर, जो मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड अमाउंट है डायरेक्टर का वो फिर प्रमोटर अपॉइंट करेंगे, और अगर प्रमोटर नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर। अब ऑल सच डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस, और वो जो डायरेक्टर है शैल होल्ड ऑफिस टिल द डायरेक्टर आर अपॉइंट इन द कंपनी इन जनरल मीटिंग, और वो तब तक अपॉइंट होंगे, तब तक होल्ड करेंगे ऑफिस टिल द कंपनी अपॉइंट इन जनरल मीटिंग कोई नया डायरेक्टर। फ्रीडम टू प्रिस्क्राइब एडिशनल ग्राउंड ऑफ वेकेशन, जो है प्राइवेट कंपनी जो है मे प्रोवाइड एडिशनल ग्राउंड। नो रिक्वायरमेंट ऑफ होल्डिंग क्वालिफिकेशन शेयर, अब क्वालिफिकेशन शेयर की कोई नीड नहीं रही है। फिर क्या बात कर रहे हैं, देख लेते हैं कि भैया 164(1) में हमने डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ा था, देन फिर हमने डिस्क्वालिफिकेशन उस पर्टिकुलर पर्सन का था और डिस्क्वालिफिकेशन का तो इमीडिएट इफेक्ट है। फिर 164(2) में हमने पढ़ा कि कंपनी अगर डिफ़ॉल्ट करती है तो उस केस में डिस्क्वालिफिकेशन है, और 164(2) प्राइवेट कंपनी में नहीं लगता है।
और डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम बीइंग रीअपॉइंटमेंट गवर्नमेंट कंपनी पे नहीं लगता है, तो डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम बीइंग रीअपॉइंटमेंट इन दैट कंपनी और अपॉइंटमेंट इन अनदर कंपनी। और फिर हमने बात करी थी कि जो 164(2) होता है जो उसमें वैकेंसी है सारी अदर कंपनी से तो वैकेंसी हो जाती है पर उस डिफ़ॉल्टिंग कंपनी में वैकेंसी नहीं हो जाती। पर जब 164(1) का डिफ़ॉल्ट करते हैं तो वैकेंसी जो है 167 में, तो 167 में जो वैकेंसी है वो तो सारी कंपनी में ही फिर वैकेंसी हो जाती है। और फिर हमने पढ़ा था कि कन्विक्टेड बाय कोर्ट है तो जो है इमीडिएट तो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है, पर जो वैकेंसी वाले ग्राउंड है उसमें पोस्टपोनमेंट हो जाता है फर्दर 30 डेज़ का। फिर अगर अपील करी तो अपील डिस्पोज होने के फर्दर 7 दिन का, फिर फर्दर अपील करी है तो अपील डिस्पोज होने तक। फिर हमने बात करी थी कि डायरेक्टर जो अगर डिस्क्वालीफाइड होता है तो DIR 8 से बताता है कंपनी, फिर DIR 9 से बताती है रजिस्ट्रार को। अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ अच्छे क्वेश्चन है उस पर ध्यान दे दिया जाएगा। तो अब हमने क्या पढ़ा, मिस्टर ए डायरेक्टर है ABC लिमिटेड में, ये पब्लिक कंपनी की बात कर रहा है, ठीक है। फेल टू रीपे द मैच्योर डिपॉजिट, उसने रीपे नहीं करे मैच्योर डिपॉजिट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 ऑनवर्ड। 1 अप्रैल 2018 के बाद से तो उसने डिफॉल्ट ही पे नहीं करे मैच्योर डिपॉजिट, क्योंकि डिपॉजिट मैच्योर होते तभी रीपे होते हैं। और 1 अप्रैल 2018 से उसने पे नहीं करे हैं और ये डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू हुआ है। बट ABC तो रेगुलरली फाइल करा था एनुअल अकाउंट और एनुअल रिटर्न्स, तो जब उधर तुम भले ही एनुअल अकाउंट और एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हो पर तुमने इधर तो डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया ना, इधर तो आपने कंप्लायंस नहीं करा ना, क्योंकि आपको दोनों का ध्यान रखना है ना। में से कुछ भी एक अट्रैक्ट हो सकता है डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द रिलेवेंट प्रोविजन, वेदर ए डिस्क्वालिफाइड, तो क्या ए डिस्क्वालिफाइड है, एंड इफ अगर है वेयर ही इज रिक्वायर्ड टू वेकेट हिज ऑफिस इन दी ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ PQR एंड XYZ, तो ABC के अलावा वो PQR और XYZ में भी है, तो क्या उधर उसको वेकेट करना पड़ जाएगा। तो सबसे पहले वो डिस्क्वालिफाइड है 164(2) में, तो क्या है, अगर इन द गिवन केस हम देखें तो ए वाला पॉइंट देखें तो ए डिस्क्वालिफाइड है। अब सिंस वो डिस्क्वालिफाइड है तो उसको वेकेट करना पड़ जाएगा। तो डिस्क्वालिफाइड है तो वो उस कंपनी में रीअपॉइंट नहीं हो सकता और दूसरी कंपनी में वो अपॉइंट नहीं हो सकता, और 167 अट्रैक्ट हो जाएगा तो उसको अदर कंपनी से अपनी पोजीशन को वेकेट करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ए कैन नॉट कंटिन्यू एज डायरेक्टर इन PQR एंड XYZ आफ्टर 31/3/2019, इधर आफ्टर देके रखा क्योंकि 31/3/2019 के बाद 1 साल या 1 साल के बाद 1 साल से ऊपर हो जाएगा। पर इम्पॉर्टेंट ये है कि हाउएवर ही इज़ इंटाइटल्ड टू कंटिन्यू एज अ डायरेक्टर इन ABC लिमिटेड। आती बात, इज इट पॉसिबल फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ DEF लिमिटेड, क्या इज इट पॉसिबल फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ DEF लिमिटेड टू अपॉइंट मिस्टर ए एज एन एडिशनल डायरेक्टर, क्या उसे हम एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर ले एट द बोर्ड मीटिंग टू बी हेल्ड ऑन 15 मई 2019। अब मुझे बताओ क्या बोलना चाह रहे हैं, ये पूछना चाह रहे हैं कि जब 31 मार्च 2019 को वो डिस्क्वालीफाइड हो गया है, अब एक नया क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं कि 15 मई 2019 को ना DEF लिमिटेड में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है अपॉइंट करना चाह रही है ए को, तो क्या ए को अपॉइंट कर दे, तो ए अपॉइंट हो सकता है। भैया अगर जो है ए डिस्क्वालीफाइड है तो किसी भी कंपनी में वो अपॉइंट नहीं हो सकता और उस पर्टिकुलर कंपनी में वो रीअपॉइंट नहीं हो सकता, ये 164(1) में बोल रहे हैं, तो वो तो नहीं हो सकता। वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ ए सीज टू बी डायरेक्टर ऑन 1 मार्च 2019। अब इधर बात ये आ रही है कि वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ ए सीज टू बी ए डायरेक्टर, अगर ए अपने डायरेक्टरशिप से सीज कर रहा है उस पर्टिकुलर ABC कंपनी में 1 मार्च 2019 को। अब अगर 1 मार्च 2019 को वो डायरेक्टरशिप सीज कर रहा है, इसका मतलब क्या है, मतलब कि 31 मार्च की जो डिस्क्वालिफिकेशन है, जो डिस्क्वालिफिकेशन 31 मार्च को अट्रैक्ट होनी थी वो डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट ही नहीं होगी। अब डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट नहीं हुई है तो डायरेक्टर है, डायरेक्टर इज़ नॉट डिस्क्वालीफाइड क्योंकि उसने तो रिज़ाइन दे दिया ना ऑन 1 मार्च 2019, तो इस केस में डायरेक्टर इज़ नॉट डिस्क्वालीफाइड क्योंकि उसने रेजिग्नेशन पहले ही दे दिया। एंड सिंस अब डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड नहीं है तो फिर तो अपॉइंट हो सकता है ना, क्योंकि जब डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड होता है तो उस केस में वो रीअपॉइंट नहीं हो सकता दैट कंपनी में और अपॉइंट नहीं हो सकता किसी अदर कंपनी में। तो अब
इसको फर्दर देखते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन कंटेन इन 164(2) कैन अप्लाई टू अ पर्सन ओनली इफ सच पर्सन वॉज अ डायरेक्टर एज ऑन द डेट। उस जब डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हुआ है उस टाइम पे उसका डायरेक्टर होना जरूरी है। अब वो तो सीज टू बी ए डायरेक्टर हो गया था 1 मार्च को ही, 1 मार्च 2019 लिखना था इधर, ठीक है। ही वुड बी एस्केप फ्रॉम द डिस्क्वालिफिकेशन से तो बच गया वो, ठीक है। तो जो है अब डिस्क्वालिफिकेशन से बच गया है, तो डिस्क्वालिफिकेशन से बच गया है तो ना तो उसको PQR एंड XYZ में अपनी पोजीशन को वेकेट करना है, क्योंकि जब डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट होता है तो वैकेंसी के प्रोविजन भी अट्रैक्ट होते हैं, और वैकेंसी सारी अदर कंपनी में हो जाता है पर डिफॉल्टिंग कंपनी में नहीं होता है। अब डिस्क्वालिफाइड नहीं है तो वैकेंसी के प्रोविजन भी एप्लीकेबल नहीं होंगे, तो PQR एंड XYZ की पोजीशन को भी वेकेट नहीं करना है, और वो डायरेक्टर बन सकता है, जो है डायरेक्टर बन सकता है DEF लिमिटेड में। अब एज पर सेक्शन 143(3)G ऑडिटर ऑफ अ कंपनी उसको स्टेट करना पड़ता है रिपोर्ट में कि वेदर डायरेक्टर क्या डिस्क्वालिफाइड है फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर अंडर सेक्शन 164(2). तो वेदर जो है डायरेक्टर इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग अपॉइंट एज अ डायरेक्टर अंडर सेक्शन 164(2). तो इस तरीके से जो है हमने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पढ़ा, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फिर बात आती है कि जो किशोर है डायरेक्टर है AB लिमिटेड में और PQ लिमिटेड में। तो देखो सिंपल से, देखो नॉर्मल क्वेश्चन चलते रहेंगे, आपको लग रहा है कि आपको अगर आपको ये क्वेश्चंस आते हैं तो आप आगे बढ़ जाइएगा, बट हम ये सारे क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू करेंगे। तो जो किशोर है, किशोर डायरेक्टर है AB लिमिटेड में और PQ लिमिटेड में, ठीक है। अब क्या होता है कि AB लिमिटेड तो रेगुलर है फाइलिंग में एनुअल रिटर्न के, बट डिड नॉट फाइल द एनुअल अकाउंट। वो एनुअल रिटर्न तो फाइल करता है पर एनुअल अकाउंट फाइल नहीं करे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, 17, 18। अब सिंस ये फाइल नहीं करे, अब फाइल नहीं करे हैं एनुअल अकाउंट, तो क्या 164(2) अट्रैक्ट हो गया, डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो गया, ठीक है। प्लस AB लिमिटेड डिड नॉट पे इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इधर उसने इंटरेस्ट ऑन लोन पे नहीं करा है टेकन फ्रॉम द पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो इधर इंटरेस्ट ऑन लोन पे नहीं करा है जो टेकन ऑन पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। तो 1 अप्रैल 2017 से भी उसने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इंटरेस्ट ऑन लोन पे नहीं करा। एंड ऑल्सो फेल टू पे द मैच्योर्ड डिपॉजिट। और जो ड्यू डेट पे जो हुई थी उसकी ड्यू डेट 1 अप्रैल 2017, उसने ना मैच्योर्ड डिपॉजिट का भी फेल करा है रीपेमेंट, एंड द डिफॉल्ट कंटिन्यूस। तो 3 डिस्क्वालिफिकेशन करती है। तो क्या मिस्टर किशोर डिस्क्वालिफाइड है अंडर सेक्शन 164? हाँ, अंडर सेक्शन 1 एक्स पर सेक्शन 164 वो डिस्क्वालिफाइड तो है। तो देख लेते हैं इन द गिवन केस, तो डिस्क्वालिफाइड है 164(2) में, ठीक है। अब क्या मिस्टर किशोर कैन कंटिन्यू एज अ डायरेक्टर ऑफ AB लिमिटेड एंड PQ लिमिटेड? तो AB लिमिटेड एंड PQ लिमिटेड में तो वो डायरेक्टर कंटिन्यू रहेगा ना, वो डायरेक्टर कंटिन्यू रहेगा क्योंकि वो वेकेट नहीं, वो डिस्क्वालिफाइड है, डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड है। 167 अट्रैक्ट हुआ है तो वो वेकेट हो जाएगा अदर कंपनी में, पर AB लिमिटेड में और PQ लिमिटेड में कंटिन्यू रहेगा डायरेक्टर, सॉरी AB लिमिटेड में वो डायरेक्टर कंटिन्यू रहेगा पर PQ लिमिटेड में नहीं रहेगा। तो देख लेते हैं, कंटिन्यू रहेगा डायरेक्टर AB लिमिटेड में पर PQ लिमिटेड में वेकेट होगा क्योंकि वैकेंसी अट्रैक्ट हो जाएगी, क्योंकि डिफॉल्टिंग कंपनी AB कंपनी है। तो कंटिन्यू एज अ डायरेक्टर इन AB कंपनी, पर जो PQ कंपनी में वो वेकेट हो जाएगा। फिर बात आती है क्या किशोर कैन सीक रीअपॉइंटमेंट व्हेन ही रिटायर बाय रोटेशन? क्या किशोर सीक कर सकता है रीअपॉइंटमेंट जब अगर वो रिटायर हो रहा है बाय रोटेशन एट AGM ऑफ AB लिमिटेड टू बी हेल्ड इन सितंबर 2018? बोलना ये चाह रहे हैं कि क्या किशोर रीअपॉइंटमेंट सीक कर सकता है व्हेन ही रिटायर्स बाय रोटेशन ऑफ AGM ऑफ AB लिमिटेड टू बी हेल्ड इन सितंबर 2018? सिंपल सी बात है, जब किशोर डिस्क्वालिफाइड हो गया है तो रीअपॉइंटमेंट तो हो ही नहीं सकता ना, रीअपॉइंटमेंट की तो बात ही नहीं है। कैन सीक रीअपॉइंटमेंट? नहीं, रीअपॉइंटमेंट नहीं कर सकता है वो। सिंस किशोर डिस्क्वालिफाइड है 164(2) में, ही कैन नॉट बी रीअपॉइंट एज अ डायरेक्टर इन AB लिमिटेड। अब 5 साल तक तो नहीं हो सकता ना, और 5 साल सब कब से देखेंगे? डिफॉल्ट कब अट्रैक्ट हुआ है? 1 अप्रैल 2018 से जो है 23 तक जाएगा। अकॉर्डिंगली किशोर कैन नॉट बी रीअपॉइंट एज अ डायरेक्टर व्हेन ही रिटायर बाय रोटेशन एट द AGM, ठीक है। फिर क्या किशोर इज प्रपोज टू बी अपॉइंट एज एन एडिशनल डायरेक्टर ऑफ XY लिमिटेड? क्या वो XY लिमिटेड में एज एन एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है? तो एडिशनल डायरेक्टर जो XY लिमिटेड में अपॉइंट हो सकता है क्या? तो वो किसी दूसरी जगह तो अपॉइंट हो ही नहीं सकता क्योंकि 164(2) अट्रैक्ट हो गया है,
इज ही एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर, तो नहीं हो सकता डायरेक्टर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। किशोर डिस्क्वालीफाइड है 164(2) में और 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाइड है, तो वो ही इज़ नॉट एलिजिबल टू अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर, वो एलिजिबल ही नहीं है टू अपॉइंट एज एन एडिशनल डायरेक्टर। सो इस तरीके से हमने जो है दूसरा क्वेश्चन भी ओवर करा है। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। मिस्टर ध्रुव है जो डायरेक्टर है पब्लिक कंपनी में LT और XT लिमिटेड में। अब LT लिमिटेड डिफ़ॉल्टिंग कंपनी है क्या, क्योंकि उसने फिनेंशियल स्टेटमेंट जो है पर्टिकुलर वो 3 साल से फाइल नहीं करके रखे हैं, ठीक है। अब LT लिमिटेड ने इंटरेस्ट ऑन लोन भी पे नहीं करके रखा है, तो भैया ठीक है, अगर पे भी करके रखा होता तो भी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि डिफ़ॉल्ट तो आ चुका है, डिफ़ॉल्ट तो है ही कंपनी का, ठीक है। टेकन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड ऑल्सो फेल टू रीपे द मैच्योर्ड डिपॉजिट। तो ये तो रिपीट क्वेश्चन हो गया डायरेक्ट का डायरेक्ट। अब आंसर द लीगलिटी ऑफ द फॉलोइंग इन द लाइट ऑफ द रिलेवेंट प्रोविजन। वेदर मिस्टर ध्रुव इज डिस्क्वालीफाइड, तो क्या ध्रुव डिस्क्वालीफाइड है, तो भैया हाँ ध्रुव डिस्क्वालीफाइड है, तो ध्रुव डिस्क्वालीफाइड है फ्रॉम द कंपनीज एक्ट। एंड इफ सो वेदर ही कैन कंटिन्यू एज अ डायरेक्टर, तो क्या डायरेक्टर कंटिन्यू कर सकता है LT लिमिटेड में, तो देखो क्या कंटिन्यू कर सकता है डायरेक्टर LT लिमिटेड में, तो LT लिमिटेड में जो डायरेक्टर कंटिन्यू कर सकता है क्योंकि डिस्क्वालीफाइड हुआ है। डिस्क्वालीफाइड तो चलो हुआ है, पर वैकेंसी जो है डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम बीइंग रीअपॉइंटमेंट इन दैट कंपनी और अपॉइंटमेंट इन अदर कंपनी। अब वैकेंसी अराइज हुई है तो वैकेंसी उस डिफॉल्टिंग कंपनी में नहीं रहेगी। अब सिंस जो LT लिमिटेड है ये डिफॉल्टिंग कंपनी है, तो उधर वैकेंसी अराइज नहीं हुई है, तो उधर तो कंटिन्यू कर सकता है डायरेक्टर। फर्दर ही कैन ऑल्सो सीक रीअपॉइंटमेंट व्हेन ही रिटायर बाय रोटेशन ऑफ AGM ऑफ मेसर्स XT लिमिटेड। तो बोलना चाह रहे हैं कि क्या सीक कर सकता है रीअपॉइंटमेंट, तो नहीं, वो रीअपॉइंटमेंट सीक नहीं कर सकता क्योंकि वो डिस्क्वालीफाइड हो गया है। अब डिस्क्वालीफाइड कब से हुआ है, वो डिस्क्वालीफाइड हुआ है 1 अप्रैल 18 से। तो जो अब अगर सितंबर 19 में अगर कुछ होल्ड कर रही है मीटिंग, तो उधर रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता क्योंकि डिस्क्वालीफाइड हुआ है 45 ईयर्स। तो हम देखते इसका आंसर। तो सबसे पहले क्या कंटिन्यू कर सकता है, तो कंटिन्यू तो नहीं कर सकता। तो मिस्टर ध्रुव जो है वो डिस्क्वालीफाइड है जो है, और डिस्क्वालीफाइड 5 साल के लिए है, ठीक है। अब क्या रीअपॉइंटमेंट कर सकता है, तो ध्रुव जो है LT लिमिटेड में तो कंटिन्यू करेगा, बट जो है वो XT लिमिटेड में सिंस उसकी ऑफिस है वेकेट हो चुका है XT लिमिटेड में 2018 से 2023 तक फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, तो इस केस में इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ध्रुव होल्ड पोजीशन ऑफ डायरेक्टर इन XT लिमिटेड इन सितंबर 2019। तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिटायरमेंट और रीअपॉइंटमेंट अराइज। अब ध्रुव इज प्रपोज टू अपॉइंटेड एज एन एडिशनल डायरेक्टर ऑफ MN लिमिटेड इन जून 2019। तो सिंस वो डिस्क्वालीफाइड है फ्रॉम बीइंग अपॉइंटमेंट इन अदर कंपनी, तो 1 अप्रैल 18 से ही डिस्क्वालीफाइड है, तो वो एलिजिबल नहीं है। 31 मार्च 2023 तक तो वो अपॉइंट ही नहीं हो सकता किसी कंपनी में। ही कैन नॉट बी अपॉइंट एज अ डायरेक्टर इन एनी कंपनी, वो अपॉइंट नहीं हो सकता, तो ही इज़ नॉट एलिजिबल टू अपॉइंट एज एडिशनल डायरेक्टर ऑफ MN लिमिटेड। फिर आता है क्वेश्चन कि जॉन जो डायरेक्टर है MNC लिमिटेड का, उसने एक्सेप्ट करा है डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक और फिनेंशियल पोजीशन जो है MNC लिमिटेड की बैड हो गई है, तो उस सिचुएशन में डिपॉजिट पे नहीं कर पाए विच वॉर पे ड्यू थे 10 अप्रैल 2017 को। अब 10 अप्रैल 2018 या उसके बाद जो है अगर पेमेंट नहीं करा है 10 अप्रैल 2018 तक, तो आप डिस्क्वालीफाइड हो। अब रीपेमेंट तो करा ही नहीं है टिल 5 मई। अब तो 10 अप्रैल 2018 से, मतलब 11 अप्रैल 2018 से माने तो 10 अप्रैल 2023 तक तो वो डिस्क्वालीफाइड है। अब अनदर कंपनी JKL लिमिटेड वांट्स टू अपॉइंट दी सेड जॉन एज अ डायरेक्टर। अब 6 मई को जो है वो डायरेक्टर अपॉइंट करना चाह रहे हैं JKL लिमिटेड। अब JKL लिमिटेड डायरेक्टर तो अपॉइंट नहीं कर पाएगा क्योंकि पर्सन ही डिस्क्वालीफाइड है। अब डिस्क्वालीफाइड टू अपॉइंट इन दैट कंपनी। अब इफ अ डायरेक्टर हु बिकम डिस्क्वालीफाइड, तो वो तो अपॉइंट हो ही नहीं सकता ना इन एनी अदर कंपनी। तो ऑल सच अदर कंपनी में उसकी पोजीशन तो वैसे भी वेकेट हो जाएगी, बट हिज ऑफिस और उसकी जो ऑफिस है उसका डिफॉल्टिंग कंपनी है वो वेकेट नहीं होगा। तो जॉन जो है कंटिन्यू एज अ डायरेक्टर इन MNC लिमिटेड, बट ही इज़ अ डायरेक्टर इन एनी अदर कंपनी ऑल्सो। अगर वो डायरेक्टर है किसी दूसरी कंपनी में भी, तो हिज ऑफिस ऑफ डायरेक्टर इन ऑल सच अदर कंपनी वो वेकेट हो जाएगा। फिर आती है बात रामानाथन की। रामानाथन भी जो है
डायरेक्टर है फ्रॉडोलेंट लिमिटेड में, ऑनेस्ट लिमिटेड में और रेगुलर लिमिटेड में। फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31/3/2014 2 इरेगुलरिटीज वर डिस्कवर्ड अगेन फ्रॉडोलेंट लिमिटेड। फ्रॉडोलेंट लिमिटेड ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं करे हैं और इंटरेस्ट ऑन लोन भी पे नहीं करा है। सिंपल सी बात है, हमको इंटरेस्ट ऑन लोन के रिस्पेक्ट में बताना पड़ेगा कि अगर इंटरेस्ट ऑफ लोन अगर आपने पे नहीं करा है तो चलेगा, वो डिस्क्वालिफिकेशन की बात नहीं करता है, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन में 3 Ds की बात करते हैं, डिपॉजिट, डिबेंचर और डिक्लेयर्ड डिविडेंड। तो अगर आपने इंटरेस्ट ऑन लोन आपने पे नहीं करा है और अगर फेल टू पे द इंटरेस्ट ऑन लोन जो आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया था और वो फेलियर कंटिन्यूज टू बी 1 ईयर और मोर, तो उस केस में भैया चलेगा, कोई आप डिस्क्वालीफाइड नहीं हो। तो इधर एक ही रेगुलरिटी काम की है जो है कि फ्रॉडोलेंट लिमिटेड ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं करे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2014। जो फ्रॉडोलेंट लिमिटेड है उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं करके रखे हैं, फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2014। तो इधर हम एक सिचुएशन आती क्या हम एजम्पशन डालें कि उसने पिछले 2 साल के फाइल करके रखे हैं। तो एजम्पशन ऑफ रेस्ट ऑफ 2 ईयर्स, उस पर क्या हमको एजम्पशन डालना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ इस पर्टिकुलर ईयर की बात कर रहा है 31/3/2014 की, पिछले 2 साल की तो बात ही नहीं कर रहा है। प्लस डिफॉल्ट इन पेमेंट of interest of loan won't attract disqualification, वो डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट नहीं करता है। अब कुछ राइटिंग में एरर हो तो देख लेना, 5 कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो डिफॉल्ट इन इंटरेस्ट ऑन लोन वोंट अट्रैक्ट डिस्क्वालिफिकेशन, कुछ ज़्यादा ही एरर है तो डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो अब हम देखते हैं। तो ऑन 1 जून 2015 रामानाथन इज प्रपोज टू अपॉइंटेड एज एन एडिशनल डायरेक्टर ऑफ गुडविल लिमिटेड विच कंपनी हैज सॉट अ डिक्लेरेशन फ्रॉम रामानाथन। तो रामानाथन है प्रपोज टू अपॉइंट एज एन एडिशनल डायरेक्टर, 1 जून 2015 से उसको डायरेक्टर अपॉइंट करना है और कंपनी ने डिक्लेरेशन ले लिया रामानाथन से और सबमिट भी कर दिया डिक्लेरेशन। दैट डिस्क्वालिफिकेशन जो है जो इस पर अट्रैक्ट नहीं हो रही है, क्या डिक्लेरेशन जो सबमिट करा है क्या वो सही करा है? तो देखा जाए तो डिक्लेरेशन सही करा है अगर सिर्फ ये डिस्क्वालिफिकेशन सिर्फ एक पर्टिकुलर 31/3/2014 का ही है। तो देखते हैं। तो अगर देखा जाए तो हम कंटिन्यूस 3 कंटिन्यूस ईयर्स का देखते हैं। तो फेलियर टू फाइल एनुअल अकाउंट, डिस्क्वालिफिकेशन अप्लाइज ओनली, ये डिस्क्वालिफिकेशन तब भी अप्लाई होता है जब डिफ़ॉल्ट हो फॉर 3 कंटिन्यूस फाइनेंशियल ईयर। अब अगर प्रेजेंट केस में देखें, इन द प्रेजेंट केस फेलियर टू फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज़ नॉट बीन फॉर 3 कंटिन्यूस फाइनेंशियल ईयर। तो ये 3 कंटिन्यूस फाइनेंशियल ईयर का फेलियर थोड़ी ना है, वो तो 1 साल पे नहीं वो फाइल नहीं कर पाए, ठीक है। तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं आता है। और फिर बात आती है कि फेलियर टू पे इंटरेस्ट ऑफ लोन, ठीक है। तो सच फेलियर डज नॉट रिजल्ट इन डिस्क्वालिफिकेशन। तो ये तो डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट नहीं करता है, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन में डिपॉजिट और इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट कवर है, लोन कवर थोड़ी ना है, नॉट बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ लोन। तो डिक्लेरेशन है वो वैलिड है। एंड वेदर द रामानाथन कैन कंटिन्यू एज डायरेक्टर इन ऑनेस्ट, अब डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है तो ऑनेस्ट और रेगुलर में तो कंटिन्यू कर सकता है ना, तो कैन कंटिन्यू एज डायरेक्टर। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। नाथन है, रविंद्रनाथन इज होल्डिंग द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर इन 3 कंपनी में डायरेक्टर की पोस्ट हेल्ड कर रहा है, जिसमें गुड लक कलर्स एक है। अब फाइनेंशियल ईयर 31/3/2014 गुड लक ने जो है इंटरेस्ट ऑन लोन पे नहीं किया, तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्क्वालीफाइड नहीं है। एंड ऑल्सो फेल टू रीपे द मैच्योर डिपॉजिट, और 31 मार्च 2014 को उसने मैच्योर डिपॉजिट भी पे नहीं करा है। एंड फेलियर टू रीपे द मैच्योर डिपॉजिट ऑन 1 जून 2014। अब 1 जून 2014 की बात करें कि रामानाथन ने एक्सेप्ट करा पोस्ट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर, या डिपॉजिट में भी अगर उसने मैच्योर डिपॉजिट पे नहीं करा विद इंटरेस्ट और वो फेलियर कंटिन्यूज टू 1 ईयर और मोर होता है तो डिस्क्वालिफिकेशन होता है। अब इधर 1 साल तो ख़त्म नहीं हुए हैं,
तो रविंद्रनाथन ने एक्सेप्ट करा है तो वैलिड है, तो वो ऑर्डर एक्सेप्ट वैलिड है। तब देखते हैं, तो 1 ईयर तो लैप्स नहीं हुआ है, तो एज ऑन 1 जून 2014 1 ईयर हैज़ नॉट इलेप्स्ड फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट हैज़ फर्स्ट ऑकर्ड, तो डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो अट्रैक्ट नहीं होगा। सो ही मे बी अपॉइंटेड एज एन एडिशनल डायरेक्टर। सो क्या बोला जाता है कि ही मे बी अपॉइंटेड एज एन एडिशनल डायरेक्टर इन सोमा फुटवेयर लिमिटेड, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट ही नहीं हुआ। और ये जो है मैटर, ये इस मैटर में ध्यान नहीं दिया जाए तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन भी ऐसा क्वेश्चन था कि इसमें आपको ईयर्स का ध्यान रखना था, ठीक है, कि आपने वो जो डिपॉजिट है वो ना, जो आपका डिपॉजिट आपने पेमेंट नहीं करा है या ड्यू डेट पर आपने कुछ भी पेमेंट नहीं करा है, वो फेलियर कंटिन्यूज टू 1 ईयर और मोर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर विक्रम जो डायरेक्टर है ट्यूबलाइट लिमिटेड का, मिस्टर विक्रम जो है डायरेक्टर है ट्यूबलाइट लिमिटेड का, उसने डिफ़ॉल्ट करा है फाइलिंग द एनुअल अकाउंट एंड एनुअल रिटर्न फॉर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 3 ईयर। लो डिफ़ॉल्ट कर दिया तो वैलिडिटी बताओ, कैन कंटिन्यू एज अ डायरेक्टर इन ट्यूबलाइट लिमिटेड, तो भैया डिफ़ॉल्टिंग कंपनी में तो कंटिन्यू रहेगा। देखो 164(2) तो अट्रैक्ट हो गया है तो डिस्क्वालीफाइड तो है, पर 167 ये बोलता है तो डिस्क्वालीफाइड टू बीइंग एन अपॉइंटमेंट इन अदर कंपनी और ये अपॉइंटमेंट इन डैट कंपनी। और 167 तो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है तो अदर कंपनी और डैट कंपनी। 167 में हम देखा जाए तो अदर कंपनी डैट कंपनी, तो 164(2) में अदर कंपनी में वो अपॉइंट नहीं हो सकता और डैट कंपनी में वो रीअपॉइंट नहीं हो सकता। 167 की बात करें तो अदर कंपनी में उसकी वेकेशन होगी ये पोजीशन की, और डैट कंपनी में वो कंटिन्यू रहेगा, तो वेकेशन नहीं हुआ है। ये सब ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कंटिन्यू कर सकता है, एंड ऑल्सो मैसेज ग्रीन लाइन लिमिटेड, मैसेज ग्रीन लाइन में कंटिन्यू नहीं करेगा। वो क्या रीअपॉइंट हो सकता है ट्यूबलाइट में, तो रीअपॉइंट नहीं हो सकता है ट्यूबलाइट में, तो ये होता है, ये बोलता है ये जो रीअपॉइंटमेंट है ट्यूबलाइट में नहीं हो सकता, ये 164(2) बोलता है, ये 164(2) बोलता है कि रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। और क्या ग्रीन लाइन लिमिटेड में डायरेक्टर कंटिन्यू कर सकता है, तो हाँ, ग्रीन लाइन लिमिटेड में वो डायरेक्टर कंटिन्यू नहीं कर सकता, ये 167 बोलता है कि वो ग्रीन लाइट लिमिटेड में डायरेक्टरशिप कंटिन्यू नहीं कर सकता क्योंकि वो उधर से ब्रेकेट हो गया। तो इसका आंसर देखते हैं, तो ट्यूबलाइट में तो कंटिन्यू करेगा, तो कैन कंटिन्यू एज अ डायरेक्टर इन ट्यूबलाइट लिमिटेड, बट जो है हाउएवर कैन नॉट कंटिन्यू इन ग्रीन लाइट, क्योंकि 167 बोलता है एज पर 167। और जो 164(2) है वो ये बोलता है कि वो रीअपॉइंट नहीं हो सकता एज अ डायरेक्टर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। फिर सेकेंड है, ये है व्हाट वुड बी योर आंसर इन केस मिस्टर विक्रम इज अ नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो ये सभी डायरेक्टर पे एप्लीकेबल होता है, तो नॉमिनी डायरेक्टर हो कोई भी हो सभी डायरेक्टर पे एप्लीकेबल होता है, तो भैया हमको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर वुड रिमेन द सेम, तो आंसर वुड रिमेन द सेम। व्हाट वुड बी योर आंसर इन केस डिफॉल्टिंग कंपनी इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सारी कंपनी पे लगता है और सारे डायरेक्टर पे लगता है, सारी कंपनी पे लगता है, तो आंसर वुड रिमेन द सेम, क्योंकि एग्जाम्पशन थोड़ी ना दी गई है। प्राइवेट कंपनी तो और एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन दे सकता है, पर प्राइवेट कंपनी को किसी चीज़ से एग्जाम्प्ट थोड़ी ना करा गया है, तो आंसर वुड रिमेन द सेम। पर इधर जो है, इधर इम्पोर्टेंट ये है, इधर व्यू दूसरा है। इधर ना ICAI का व्यू क्या है कि अगर देखा जाए तो जो नॉमिनी डायरेक्टर है वो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने अपॉइंट करके रखा है। अब सिंस क्या बोल के रखा है कि विक्रम तो नॉमिनी डायरेक्टर है, उसको पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने अपॉइंट करके रखा है, इसको कंपनी ने कोई जनरल मीटिंग में थोड़ी ना अपॉइंट करके रखा है। अब सिंस कंपनी ने इसको जनरल मीटिंग में अपॉइंट करके नहीं रखा हुआ है, तो इस डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन की बात ही नहीं आती है, तो 164 तो ऐसे लोगों पर एप्लीकेबल ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये ICAI का व्यू पॉइंट है, तो इधर मैं लिख देता हूँ ICAI व्यू पॉइंट इज डिफरेंट, तो इधर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि ICAI का व्यू पॉइंट डिफरेंट है। अब हमको क्या फॉलो करना है, तो ICAI का फॉलो कर लीजिए कि ये जो है, और उनका बोलना भी सही है कि जो है कंपनी
वो कंपनी, ये जो डायरेक्टर है तो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपॉइंट करे हैं, तो इसकी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन की तो बात ही नहीं आती। फिर अब तीसरा क्वेश्चन, व्हाट वुड बी योर आंसर इन केस डिफॉल्टिंग कंपनी इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो हमको क्या लेना देना, आंसर वुड रिमेन सेम। ठीक है, मिस्टर राम डायरेक्टर है एबीसी लिमिटेड में XYZ में PQR में। अब एबीसी तो रेगुलर एनुअल रिटर्न फाइल कर रहा था, तो उसने एनुअल रिटर्न फाइल करे रेगुलर, पर उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं करे 31 मार्च 2017 के, तो चलेगा कि एक ही साल की फाइल नहीं करे। अब एबीसी ने फेल हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 1 जनवरी 2017, तो फेलियर टू पे इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम 1 जनवरी 2017, तो उस पर इंटरेस्ट उसने पे नहीं करा। एंड फेल टू रीपे द मैच्योर डिपॉजिट, अब उसने मैच्योर, इंपॉर्टेंट ये है कि भैया दोनों चीज़ें चलती, पर इसने मैच्योर डिपॉजिट भी पे नहीं करा ऑन ड्यू डेट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। अब 1 अप्रैल 2017 से उसने अगर ड्यू डेट पे मैच्योर डिपॉजिट पे नहीं करा और अगर वो डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू है, तो सिंपल सी बात है, हमको समझना पड़ेगा कि 1 अप्रैल 2018 मतलब 2 अप्रैल 2018 से वो डिस्क्वालीफाइड है। तो ये डिस्क्वालीफाइड है 164(2) में विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, डिस्क्वालीफाइड हो गया क्योंकि रीपे मैच्योरिटी डिपॉजिट की बात आ गई है। अब राम इज प्रपोज, बोला गया है राम इज प्रपोज टू बी अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर ऑन 1 जून 2018। क्या भैया राम MN लिमिटेड में अपॉइंट हो सकता है? भैया अगर डिस्क्वालीफाइड है 164 में, अगर डिस्क्वालीफाइड है तो वो तो अपॉइंट हो ही नहीं सकता किसी अनदर कंपनी में। ठीक है, तो सबसे पहले whether it is in order for him to give declaration sought by MN Limited, तो वो जो MN Limited में डिक्लेरेशन है वो तो ऑर्डर में है ही नहीं। ठीक है, और whether he can continue as a director in ABC XYZ and PQR, देखो ABC में तो डायरेक्टर कंटिन्यू रहेगा क्योंकि ABC में तो वैकेंसी नहीं होती, तो कंटिन्यू एज अ डायरेक्टर इन ABC पर कैन नॉट कंटिन्यू इन XYZ एंड PQR। फिर बात आती है वेदर ही कैन सीक रीअपॉइंटमेंट वेदर ही रिटायर बाय रोटेशन, क्या वो रीअपॉइंटमेंट सीक कर सकता है? तो नहीं, रीअपॉइंटमेंट सीक नहीं कर सकता क्योंकि 164(2) बोलता है कि आप उस कंपनी में रीअपॉइंट नहीं हो सकते और किसी कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकते दूसरी कंपनी में। तो ही कैन सीक रीअपॉइंटमेंट, तो नहीं, वो रीअपॉइंटमेंट सीक नहीं कर सकते, इज डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम 164(2) एंड ही कैन नॉट सीक द रीअपॉइंटमेंट, वो रीअपॉइंटमेंट को सीक नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो रीअपॉइंटमेंट को सीक नहीं कर सकता। वॉट वुड बी योर आंसर इन केस राम रिज़ाइन फ्रॉम हिज ऑफिस? इंपॉर्टेंट ये है कि राम ने अगर अपने ऑफिस से रिज़ाइन कर दिया होता 31 दिसंबर को ही, सिंपल सी बात है, डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2018 को। अगर 31 दिसंबर को ही 31 दिसंबर 2017 को अगर वो रिज़ाइन कर देता तो डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट नहीं होती। डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट नहीं होती तो हर जगह वो अपॉइंटेड है, और इनफैक्ट जो है डायरेक्टर भी था हर जगह वो, इनफैक्ट MN लिमिटेड में भी वो एडिशनल डायरेक्टर की पोजीशन एक्सेप्ट कर लेता। तो क्या लिखा है कि राम रिज़ाइन कर रहा है तो डिस्क्वालिफिकेशन नॉट हैव बीन अट्रैक्टेड, और आंसर वुड बी हैव बीन फॉलोज, तो वो तो डिस्क्वालीफाइड नहीं है, तो वो अपॉइंट हो सकता है एज एन एडिशनल डायरेक्टर। ऑफिस जो है उसको वेकेट भी नहीं करना पड़ेगा, और अगर उसको रीअपॉइंटमेंट करना है तो उसको रीअपॉइंटमेंट भी कर सकते हो, तो क्योंकि वो डिस्क्वालीफाइड ही नहीं है रीअपॉइंटमेंट के लिए भी। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन पढ़ा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आता है कि इन दी जनरल मीटिंग ऑफ एक्स लिमिटेड हेल्ड ऑन 2/5/2018, तो जनरल मीटिंग अगर एक्स लिमिटेड की है 2/5/2018 में ही एक्स अपॉइंट हुआ एज डायरेक्टर, ऑन दैट डे ही वॉज होल्डिंग एनी इक्विटी शेयर ऑफ इन एक्स लिमिटेड। ठीक है, एज पर दी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ एक्स लिमिटेड। अब एक्स लिमिटेड के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बोल के रखा है कि एटलीस्ट 500 इक्विटी शेयर तो होल्ड करने चाहिए, और जबकि हमने पढ़ा है कि एक्स लिमिटेड एक है पब्लिक कंपनी और वो एडिशनल ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन नहीं दे सकती। तो ऑन 15/6/18 एक्स अप्लाइड फॉर 1000 इक्विटी शेयर इन एक्स लिमिटेड, एंड शेयर जो अलॉट हो गए वो अगले महीने की 10 तारीख को अलॉट हो गए। क्या एज ऑफिस ऑफ डायरेक्टर शैल बी वेकेटेड? इस बात पे कि वेकेट करना पड़ेगा क्योंकि 164(1) का डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट है, नहीं तो उसको वेकेट नहीं करना पड़ेगा। देखो सिंपल सी बात है, क्वालिफिकेशन शेयर्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिख के रखे हैं पब्लिक लिमिटेड के, तो वो वैलिड नहीं है।
तो एक का जो है डिस्क्वालीफाइड नहीं है, तो ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन जो है 164 में दे के रखे हैं और ग्राउंड्स ऑफ वेकेशन है 167 में दे के रखे हैं। नन ऑफ दिस सेक्शन होल्ड ऑफ एनी रिक्वायर्स होल्डिंग ऑफ एनी शेयर। कोई सा भी सेक्शन होल्डिंग ऑफ एनी शेयर की बात नहीं कर रहा है, कोई सा भी पर्टिकुलर जो है कंपनी, कोई सा भी पर्टिकुलर सेक्शन होल्डिंग ऑफ शेयर्स की बात नहीं कर रहा है टू बिकम अ डायरेक्टर। दस नो पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड, कोई भी पर्सन डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा फॉर होल्डिंग डायरेक्टरशिप। तो कोई भी पर्सन डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा फ्रॉम होल्डिंग डायरेक्टरशिप, तो कोई भी पर्सन डिस्क्वालीफाइड नहीं है फ्रॉम होल्डिंग डायरेक्टरशिप। तो ना तो डिस्क्वालीफाइड है, ना तो उसको वेकेट करनी पड़ेगी पोजीशन। तो इवन वेयर आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी रिक्वायर होल्डिंग ऑफ सर्टेन शेयर, तो उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। सच अ प्रोविजन, सच अ क्लॉज हैविंग नो लीगल इफेक्ट, क्योंकि वो जो आर्टिकल के प्रोविजन है वो कॉन्ट्रैरी टू द प्रोविजंस ऑफ 164 एंड 167 है, ठीक है। तो उसको वेकेट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर बात आती है कि इकबाल एंड सन से इशूड करे शेयर्स नॉमिनल वैल्यू पे, 5 पेबल थे ऑन एप्लीकेशन एंड 5 पेबल थे ऑन कॉल। कॉल मनी इनवाइट करके रखा है और कॉल मनी इनवाइट करके रखा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, बट सम शेयर होल्डर जो है इंक्लूड द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उसने फेल करा है, कॉल मनी पे नहीं करा है। तो उस केस में हमको बोलना पड़ेगा कि अगर ड्यू डेट के 6 मंथ में अगर लास्ट डेट जो फिक्स करके रखा है कि कॉल मनी इस डेट तक पे कर देने का, अगर उसने उसके बाद भी 6 महीने तक पे नहीं करा है तो डिस्क्वालीफाइड है। तो इफ़ ही फेल्स टू पे कॉल विद इन 6 मंथ फ्रॉम द लास्ट डे फिक्स फॉर द पेमेंट ऑफ द कॉल, तो डिस्क्वालीफाइड है। तो इस केस में अगर वो फेल है टू नॉट टू रिपे द कॉल आफ्टर 6 मंथ, इन द 6 मंथ फ्रॉम द लास्ट डे, तो 6 महीने तक अगर उसने पे नहीं करा है तो उसको वेकेट करना पड़ जाएगा, क्योंकि वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा 164(1) में। तो वेकेट करना पड़ जाएगा उसको सब जगह से। स्टेट विद रेफरेंस ऑफ द रिलेवेंट प्रोविजन, ठीक है, वेदर द फॉलोइंग पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ अ पब्लिक कंपनी। अब ए जिसकी ह्यूज पर्सनल लायबिलिटी थी, फार इन एक्सेस ऑफ एसेट, मतलब इंसॉल्वेंट है, कोर्ट को अप्लाई कर दिया, देखो वॉलंटरी खुद ही अप्लाई कर रहा है तो 164(1) अट्रैक्ट हो गया, अब तो डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो गया, ठीक है ना। तो डिस्क्वालीफाइड है डायरेक्टरशिप के लिए क्योंकि उसने अप्लाई कर दिया, हिमसेल्फ अप्लाई टू द कोर्ट, है ना। अब मिस्टर बी caught red-handed in shoplifting case 2 years ago and was convicted by court and sentenced to imprisonment for 8 weeks. अब imprisonment की बात करके रखा है कि 8 हफ्ते के imprisonment के लिए भेजा है, मतलब 8 हफ्ते मतलब 6 महीने से कम। अब सिंस 6 महीने से कम है तो डिस्क्वालीफाइड नहीं है, तो बी इज़ नॉट डिस्क्वालीफाइड। अब मिस्टर सी एक बैंक एग्जीक्यूटिव है, कन्विक्टेड बाय कोर्ट 8 ईयर्स अगो एक कन्विक्ट किया गया था फॉर एम्बेजलमेंट ऑफ फंड एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 ईयर। तो काय से फिर 8 ईयर्स अगो अगर कन्विक्ट हुआ था तो 1 साल के लिए इम्प्रिजनमेंट हुआ, तो 1 साल जब ख़त्म हो गए उसके 5 साल तक वो डिस्क्वालीफाइड है, ठीक है, क्योंकि हमने ऐसे ही पढ़ के रखा है। तो उसके बाद तो क्वालिफाइड है, तो वो तो ठीक है, अब डिस्क्वालीफाइड नहीं चलेगा, अब तो क्वालिफाइड है। तो पर्सन इज डिस्क्वालीफाइड इफ़ इज़ कन्विक्टेड, पर्सन डिस्क्वालीफाइड तब होता है जब वो कन्विक्टेड बाय कोर्ट होता है 6 महीने से या उससे ज़्यादा, और डिस्क्वालिफिकेशन जो है रिमेन इन फोर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years ओनली फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ सेंटेंस। तो ये तो कन्विक्टेड 8 साल पहले थी और डिस्क्वालिफिकेशन अब तो एंड हो गया है, तो अब थोड़ी ना डिस्क्वालीफाइड है। तो डिस्क्वालीफाइड जब एंड हो जाता है तो रजिस्ट्रार को DII 10 के थ्रू बताना पड़ता है। डी डायरेक्टर है DLT लिमिटेड में जिसने फाइल नहीं करे 3 कंटिन्यूस फाइनेंशियल ईयर से एनुअल रिटर्न, तो सिंपल सी बात है 164(2) अट्रैक्ट हो जाता है, तो डिस्क्वालीफाइड है। अब 164(2) अट्रैक्ट हो जाता है तो ही कैन नॉट बी रीअपॉइंट इन DLT लिमिटेड एंड कैन नॉट बी अपॉइंट इन अदर कंपनी। 167 बोलता है कि वेकेंट हो जाना पड़ेगा, ठीक है, तो उसको वेकेट होना पड़ेगा, बट हिज ऑफिस ऑफ डायरेक्टर इन डिफॉल्टिंग कंपनी शैल नॉट बिकम वेकेंट। तो इस तरीके से हमने जो है पर्टिकुलर ये प्रोविजन को पढ़ा है। अब आखिरी हमारा जो है क्वेश्चन, ठीक है, तो स्टेट विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 विद द फॉलोइंग पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर। एल जिसने कॉल पे नहीं करे हैं 5 मंथ तक उसने कॉल पे नहीं करे हैं, तो ठीक है वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है क्योंकि 6 महीने नहीं हुए हैं।
ठीक है, तो पीरियड ऑफ डिफ़ॉल्ट जो है 6 महीने का है, क्योंकि उसने 5 महीने तक पे नहीं करा, उसके बाद तो उसने पे कर दिए थे ना। तो पर्सन डिस्क्वालीफाइड तब होता है जब उसने पे नहीं करे है कॉल ड्यू ऑन शेयर एंड अ पीरियड, पे नहीं करे है कॉल ड्यू ऑन शेयर, तो शेयर पे कॉल ड्यू था, उसने पे नहीं करा है, एंड पीरियड ऑफ 6 मंथ हैज़ बिन इलेप्स्ड, और 6 महीने हो चुके हैं उसको नहीं पे करे हुए फ्रॉम द लास्ट डे फिक्स फॉर द पेमेंट। डायरेक्टर है एलडीटी लिमिटेड का विच हैज़ नॉट फाइल्ड द एनुअल रिटर्न पर्टेनिंग टू एनुअल जनरल मीटिंग, हैज़ नॉट फाइल्ड द एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर, 3 साल के एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करके रखे है, तो 164(2) अट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो डिस्क्वालिफिकेशन रिमेन इन फोर्स रहेगा 5 साल के लिए, 164(2) अट्रैक्ट हो गया तो अपॉइंट नहीं हो सकता अदर कंपनी में और रीअपॉइंट नहीं हो सकता डेट कंपनी में, तो डिस्क्वालीफाइड फॉर डायरेक्टरशिप 45 ईयर्स, वो अपॉइंट और रीअपॉइंट नहीं हो सकता इन डेट कंपनी एंड अदर कंपनी में। 167 बोलता है कि अब सिर्फ 164(2) अट्रैक्ट हो गया है, डिस्क्वालीफाइड है 164(2) में, तो 167 के हिसाब से उसको वेकेट करना पड़ेगा पोजीशन, पर उसकी जो वेकेट है डिफॉल्टिंग कंपनी में उसकी पोजीशन को वेकेट नहीं किया जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली जी कैन कंटिन्यू एज अ डायरेक्टर। और जो अकॉर्डिंगली देखा जाए तो जो जी है वो डायरेक्टर जैसे कंटिन्यू करेगा, तो अकॉर्डिंगली जी कैन कंटिन्यू एज अ डायरेक्टर इन एलडीटी लिमिटेड, बट इफ़ ही इज़ अ डायरेक्टर इन अदर कंपनी, अब वो डायरेक्टर है अदर कंपनी में तो वहाँ से उसको वेकेट करना पड़ जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमने डायरेक्टर्स के क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन के सारे क्वेश्चंस ओवर कर लिए हैं। सारे क्वेश्चंस ओवर करने के बाद हमारे पास एक होल्ड आ गया है कि इस पर्टिकुलर पोजीशन को कैसे सॉल्व करना है। तो आई होप सो आपको ये रिविजनरी वीडियो पसंद आया होगा। इन केस अगर आपको कुछ लैक्यूनास लग रहे हैं, फॉल्ट लग रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं इस पर ध्यान दूंगा और ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में ये कम हो जाए। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।